हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो डियर लर्नर्स, देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का आपका जो एग्ज़ाम है 2025 का 24 जुलाई से है। तो 4 से 5 दिन बचे हैं, 4 ही दिन बचे हैं अब तो भाई। तो इस क्लास में प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। तो 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो फेज़ 12 में आ चुके हैं, जो पिछले साल आपसे पूछे गए हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस। लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लें, उसमें भी मैंने फेज़ 12 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के वो करवाए हैं, तो वो भी ज़रूर देख लें। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन है हमारे पास। जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएंगे एग्जाम से पहले 23 तक उतने क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, आपको पैटर्न और कई बार रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है भाई। तो क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। और पीडीएफ इसकी आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। तो अभी जैसे ही क्लास ख़त्म होगी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा इसकी, और कल वाली भी पीडीएफ रह गई है शायद, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है भाई। तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 रिड्यूस्ड एमपी सैलरी बाय हाउ मच फॉर 1 ईयर स्टार्टिंग अप्रैल 2020। तो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत सांसदों का वेतन अप्रैल 2020 से 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत घटाया गया था। तो 2020 की बात हो रही है, कितना प्रतिशत घटाया गया था ये। तो ये घटाया गया था 30%। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो उस टाइम में कोविड के टाइम में की बात है जब ये किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं आपकी। जो है कोई अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है तो उसे ज़रूर नोट डाउन कर लें, एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसे रिवाइज ज़रूर कर लें। ठीक है भाई। तो इसके बारे में बताया है, आप एक बार पढ़ लें इसे। ठीक है, टाइम कम है, 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, बिल्कुल हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, टू द पॉइंट। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं बता दूंगा, बाकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, रिकी कैज वॉन द 57th ग्रैमी अवार्ड फॉर विच एल्बम। तो फैक्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं एसएससी के हर एक एग्जाम में, फैक्चुअल मोस्टली। टायर 2 की बात करें तो हाँ, थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देता है, वो थोड़ा सा लेवल हाई कर देता है, बट प्री में जो होते हैं टायर 1 में और इसके फेज वाले एग्जाम में जो होते हैं एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट वाले में, इसमें थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। तो प्री वाले में तो रिकी कैज वॉन 57th ग्रैमी अवार्ड फॉर विच एल्बम। तो रिकी कैज को 57 में ग्रैमी अवार्ड किस एल्बम के लिए मिला। तो ये बताना है कौन सी एल्बम के लिए मिला भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिला था विंड्स ऑफ समारा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, विंड्स ऑफ समारा के लिए मिला था। बाकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, रिकी कैज इज एन इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड एनवायरमेंटलिस्ट, वॉन द ग्रेमी फॉर विंड्स ऑफ समारा 2015 में, 2015 में। ही हैज़ वॉन 3 ग्रैमी अवार्ड्स टिल 2023। 3 अवार्ड्स जो है इन्हें मिल चुके हैं, ग्रैमी अवार्ड 2023 तक। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। वैसे नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम ही पूछेगा, फैक्चुअल आएगा सीधा। तो 57th ग्रैमी अवार्ड तो आ सकता है, किसके लिए मिला था ऐसे नहीं बोलेगा, ये बोलेगा रिकी कैज को जो है किस जो है म्यूजिक एल्बम के लिए जो है ये ग्रैमी अवार्ड मिला था, ऐसे पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखना है एग्जाम में जाते टाइम, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी है। कॉमन सेंस से भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया है हर एक एग्जाम में, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस इवन आरआरबी में भी पूछा गया है, कौन से जीवाणु दूध को दही में बदलते हैं। तो ये आपको बताना है। तो ये बदलता है भाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जो कि मिल्क को कर्ड में बदलता है, दूध को दही में बदलता है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, इसे लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनंत आर कृष्णन इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अनंत आर कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो म्यूजिशियन और उसके इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट से जो है उसका संबंध है, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है, हर शिफ्ट में। ठीक है, और हर ईयर के एग्जाम में आता है, 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है मृदंगम से। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है।
तो देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैं तुरंत डाल दूंगा पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होगी, और कल वाली भी डाल दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन अवार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982 टू प्रमोट एफर्ट्स इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो भारत में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 1982 में कौन सा जो है पुरस्कार स्थापित किया गया था। तो कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया था, सोचिए भाई इसका आंसर क्या है। तो ये स्थापित किया गया था संजय गांधी अवार्ड फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो 1982 में जो है एनवायरमेंट और इकोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, तो ये स्थापित किया गया था। इस अवार्ड के बारे में फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1982 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इज़ अनदर मेजर अवार्ड इन दिस फील्ड। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी है इसी फील्ड में, ठीक है भाई। तो ये अवार्ड का नाम आपको ध्यान रखना है। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड जो अवार्ड है वो बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एक्ट अबॉलिस्ड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना। तो किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कंपनी के चीन के साथ व्यापार और पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, ये आपको बताना है। तो कौन सा एक्ट था भाई वो था चार्टर एक्ट 1833। तो 1833 का जो एक्ट था, दिस एक्ट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, इट सेंट्रलाइज्ड administration under the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट ऑल्सो लीगलाइज इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न साइंस। तो गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए, जो पहले गवर्नर जनरल बने थे तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने ही सती प्रथा को एंड किया था, किसके प्रयासों से, तो राजा राम मोहन रॉय जी के प्रयासों से, ठीक है। तो चार्टर जितने भी एक्ट हैं रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होते हैं, जो कि 1773 से, और जो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक आपको जो एक्ट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट उसमें इनिशिएटिव्स हैं जिन एक्ट्स में, वो आपको पढ़ने हैं, ज़रूर से याद रखने हैं 4-5 पॉइंट हर एक एक्ट के बारे में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के अंडर आया था, जो एक्ट बना था रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1773 का, 74 में जो है सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से। तो आपको गवर्नर जनरल्स के बारे में और थोड़ा जो है अधिनियम्स जो आए थे, जो एक्ट्स आए थे, उनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट परसेंटेज ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन सी आइस इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। तो समुद्री बर्फ पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों में से कितने प्रतिशत वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। तो कितने प्रतिशत हो जाती हैं भाई, जो है रिफ्लेक्ट बैक इनटू द स्पेस, तो 80% रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। सी आइस हैज़ हाई एल्बिडो, एल्बिडो क्या कहते हैं, जैसे कि सन से रेज आई और ये वापस कितनी रिफ्लेक्ट करी, इसे एल्बिडो बोलते हैं, रिफ्लेक्टिविटी को। रिफ्लेक्टिंग अप टू 80% ऑफ सनलाइट, हेल्प्स इन रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट, तो अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में वही हेल्प करता है। और मेल्टिंग सी आइस लीड्स टू हायर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय ओशंस, अगर जो सीज़ की जो ये वाटर है, इनमें जो आइस है, अगर ये मेल्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हीट ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे, ज़्यादा आंधी तूफान आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे, तो फिर जो वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज होगा, सी लेवल। तो पोलर रीजन आर क्रूशियल फॉर ग्लोबल एनर्जी बैलेंस, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो अपॉइंटमेंट फॉर 6 ईयर्स, तो ये वाला कथन आपका सही नहीं है, ऑप्शन सी। तो 5 ईयर के लिए होती है अपॉइंटमेंट, तो 6 साल के लिए नहीं होती है। गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर, नॉट 6। ही और सी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एटलीस्ट उनकी एज होनी चाहिए 35 ईयर, एंड कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग टेन्योर, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 155, तो 155 के अंदर। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, आप पढ़ सकते हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी आपको अगर इनमें से कुछ याद नहीं है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक A4 जो पेज होता है, A4 साइज़ का जो पेज होता है उस पर लिख लें। कोई अब ऐसे नोट्स ना बनाने बैठें, क्योंकि 3 से 4 दिन है। A4 साइज़ पे फटाफट लिख लें, एक सीट रख लें अपने, उसको ऐसे डिवाइड कर लें, ये A4 सी साइट होगी, A4 सी साइज़ की जो सीट है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लें, या फिर 2 पार्ट में ऐसे ही। तो यहाँ पे पॉइंटर्स की फॉर्म में लिख लें, क्योंकि आप एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले देख के चले जाएं जीएस में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और रिपीट होने के चांसेस हैं, स्टैटिक जीके चेंज नहीं होगा भाई, स्टैटिक जीके बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, एग्जामिनर घुमा फिरा के बस क्वेश्चंस पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं आपके टाइम की बिल्कुल वैल्यू करता हूँ, तभी मैं देखिए क्लास को हम बहुत ज़्यादा फास्ट मोड में नहीं रख रहे हैं, लेकिन हाँ एक अच्छे से पेस में लेके चल रहे हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाएं चीज़ें, ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत भी ना हो, पीवाईक्यू में आप कॉन्फिडेंट भी फील करें, और एक बार आप कर ले जाएंगे पीवाईक्यू तो आपको लगेगा हाँ मैंने कर लिए, तो अगर कोई दिखेगा भी ऑप्शन में ऐसा जो है क्वेश्चन मिलता जुलता, तो आप निकाल के ले जाएंगे उसे आराम से, ठीक है। तो अगर आपका कोई वीक टॉपिक है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसे भी 5 से 7 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास टाइम कम है तो 1.5 की स्पीड पे देख लें, बाकी मैं खुद से भी अपना जो है हम फास्ट मोड में कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी रिवीजन सीरीज है, ये कोई यहाँ पे समझाने वाली सीरीज नहीं है भाई, रिवीजन है बिल्कुल अब पीवाईक्यू का। तो विच एक्ट गेव द गवर्नर जनरल इन काउंसिल द पावर टू लेजिस्लेट फॉर ऑल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दी, तो किस एक्ट के अंदर दी थी भाई, तो ये दी थी चार्टर एक्ट 1833 के अंडर, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, मार्क द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग रूल एंड क्रिएट अ लॉ मेंबर इन द काउंसिल, एक लॉ मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट लॉ जो है फर्स्ट जो थे वो थे मैकॉले, एंड प्रमोटेड कोडिफिकेशन ऑफ लॉज इन इंडिया, तो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, इसको प्रमोट किया था, और पहले लॉ मिनिस्टर बने थे, लॉ मेंबर बने थे वो थे मैकॉले, ठीक है भाई। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल द पावर टू लेजिस्लेट फॉर ऑल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज आ डकयार्ड डिस्कवर्ड, तो सिंधु घाटी सभ्यता की किस साइट पर एक जो है गोदी डॉकयार्ड की खोज की गई है, तो डॉकयार्ड जो है किस सिटी में मिला है, तो वो मिला था भाई लोथल में, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आईवीसी से मैंने आपको बोला था ना, आईवीसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं सारे सब्जेक्ट के, जी के जीएस के, ठीक है। वो क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख लें, 2-3 दिन में जो भी इंपॉर्टेंट हैं अपना वो निपटा लें, सारे जो है सिलेबस में से मैंने बता दिया है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए मैंने, वो एक बार देख लेना क्लास, अगर नहीं आपने कवर नहीं किए हैं तो, ठीक है भाई। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, देख लेना भाई आप, ठीक है। तो लोथल है कहाँ, गुजरात में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और मोस्ट जो है एडवांस साइट कौन सी है, धौलावीरा, और आपसे पूछ ले लार्जेस्ट साइट कहाँ पे, तो हरियाणा में, तो वो कौन सी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सबसे लार्जेस्ट साइट आईवीसी की, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कमजोर चालक है, तो ये आपके ऑप्शन है, तो ये है डिस्टिल्ड वाटर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ये जो है बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कार्बी ट्राइब विच सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल रोंगकर बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट, तो करबी जनजाति जो रोंगकेर त्यौहार मनाती है भारत के किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है, तो ये है भाई आसाम से संबंधित, और ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीजीएल के जब मैं पीवाईक्यू करवा रहा था, तो मैंने सारे जो है पीवाईक्यू करवा दिए हैं 2024 के, ठीक है, और अभी सीरीज चल रही है वो देख सकते हैं आप उसे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2024 में ही। तो असम में मनाया जाता है ये रोंगकर फेस्टिवल, और कार्बी ट्राइब ये कहाँ मिलती है ये भी आपको पता होना चाहिए, असम में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिसेना हु रोट दी प्रयाग प्रस्थि वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ विच गुप्ता एम्परर, तो प्रयाग प्रशस्ति लिखने वाले हरिसेन किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे, तो ये थे भाई आपके समुद्रगुप्त के, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो समुद्रगुप्त के जो है एम्परर जो समुद्रगुप्त थे उनके कोर्ट पोइट थे ये जो है हरिसेना, ठीक है भाई। तो इन्होंने समुद्रगुप्त इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, और हरिसेना वॉज अ संस्कृत पोइट एंड कोर्टियर ऑफ समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति इज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑफ इन ऑन अलाहाबाद पिलर, और इट डिस्क्राइब्स समुद्रगुप्ताज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड अचीवमेंट्स, तो उनके जो मिलिट्री कैंपेन्स थे और अचीवमेंट्स थी उनको दर्शाया गया है,
ये जो प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है, जो कि इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 पर कौन सी जो है योजना शुरू की गई थी, तो ये आपको बताना है। तो ये स्टार्ट की गई थी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। तो ये है आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, कब लॉन्च करी गई थी, तो 21 मार्च 2023 को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट पर लॉन्च की गई थी। इतना आपको पता होना चाहिए। एम तो भाई सीधी सी बात है, पेड़ों के बारे में बात हो रही है, प्रमोट कॉमर्शियल प्लांटिंग ऑन प्राइवेट लैंड। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द ऑपरेशंस ऑफ सेंसस वर कैरिड आउट इन हाउ मैनी फेजेस। तो जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना कार्य कितने चरणों में संपन्न हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये संपन्न हुआ था भाई 2 चरणों में। और आपको ये 2027 वाली, ये भी 2026-27 में जो हो रही है, ये कितने चरणों में हो रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सेंसस की हिस्ट्री थोड़ी सी पता होनी चाहिए आपको, कब स्टार्ट हुआ था, कब आया था, ये कौन सा सेंसस है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी आपको सेंसस की हिस्ट्री थोड़ी पता होनी चाहिए। अब जो 2026-27 में होगा, ये कौन सा सेंसस है, कितने नंबर का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 2022 में किसे नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था भाई आपका संतोष कुमार यादव को। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक बार अभी चेक कर लेना कि इसको जो है अपॉइंट किया गया है। तो एक बार मैं आपको चेक करके बता देता हूँ अगर कोई चेंज किया गया है चेयरमैन ऑफ। 1 मिनट रुकिए भाई, पूछते हैं गूगल से। द न्यू चेयरमैन चेयरमैन ऑफ NHAI, ठीक है, 2025। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन है भाई। तो ये चेयरमैन कौन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, श्री संतोष कुमार यादव। तो ये भाई संतोष कुमार यादव ही हैं अभी भी जो है चेयरमैन, चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अभी करंट में भी यही हैं चेयरमैन, संतोष कुमार यादव जी। तो इन्हें 2022 में अपॉइंट किया गया था। तो देख लीजिए, 2 साल पुराने करंट अफेयर्स अपॉइंटमेंट पूछता है भाई, अपॉइंटमेंट पे जरूर ध्यान देना है। ठीक है, तो संतोष कुमार यादव, ठीक है, इनका नाम ही याद रखना है, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। विच इज़ मैंसनड एज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में 11वीं जो है मूल कर्तव्य के रूप में कौन सा कर्तव्य उल्लिखित है। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन्होंने पूछ ली है। तो ये है भाई टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो ये 11th जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड करी गई थी, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2002 में, उसमें ऐड करी गई थी। और इट एम्फेसाइजेज द पेरेंट्स और गार्जियंस शुड एंश्योर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। और आर्टिकल 51A सब क्लॉज के जो है इसमें दे रखी है ये 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी। अदर ड्यूटीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर बाय 42nd जो है अमेंडमेंट 1976। तो 10 जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो कब ऐड करी गई थी, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें ऐड करी गई थी। बाकी ये जो 11th वाली है ये इस वाले में करी गई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। ठीक है, और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी। सॉरी गाइज, थोड़ी तबीयत ख़राब है, बट हमारी क्लास बंद नहीं होगी। तो 11th वाली जो 11 जो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये किस कमेटी की, तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, उसके रिकमेंडेशन पे ये आई थी। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और किस पार्ट में है ये, पार्ट 4A के अंदर आती हैं ये, पार्ट 4 में है DPSP। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विच डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा।
तो दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने आगरा नगर की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये लोधी डायनेस्टी ने की थी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आगरा वॉज फाउंडेड बाय सिकंदर लोधी अर्ली 16th सेंचुरी में। इट मेड इट द सेकेंड कैपिटल ऑफ लोधी डायनेस्टी। बाबर कैप्चर्ड आगरा आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोधी। 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, पहला युद्ध, उसमें जो है बाबर और जो है इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। यहाँ बाबर की जीत हुई थी। आगरा लेटर बिकम अ की सिटी अंडर द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर इनेबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स फॉर अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ। तो स्वस्थ और उत्पादक जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थता को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो डेफिनेशन किसकी है ये, तो ये है पॉवर्टी की डेफिनेशन। ऑप्शन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये हमारा रिवीजन मोड है, इसलिए फास्ट मोड में चल रहे हैं हम। फटाफट क्वेश्चन देख लें, हमें कंप्लीट करने हैं भाई। ठीक है, सारी शिफ्ट हो गए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑन विच डेट इज़ नेशनल यूथ डे युवा दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। डेज से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो डेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक बार वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं उसका। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने बता रखा है, कौन कौन उसे टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके। तो ये कब होता है भाई, 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे। ठीक है, तो सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। उनका जन्म हुआ था 1863 में, डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1984 में। एम क्या है, इंस्पायर यूथ टुवर्ड आइडियाज़ ऑफ विवेकानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ऑन हुज एडवाइस डज द गवर्नर अपॉइंट द मिनिस्टर्स। तो राज्यपाल किसके परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये करते हैं चीफ मिनिस्टर की परामर्श पर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एज पर आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर अपॉइंट्स मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल। गवर्नर मस्ट फॉलो द एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। दिस सिस्टम रिफ्लेक्ट्स द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने ली है वो ली है हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है। अकॉर्डिंग टू दी कार्बन प्राइस रिव्यू 2019, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज PHGs। तो कार्बन ब्रीफ रिव्यू 2019 2019 के अनुसार भारत दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का डैश सबसे बड़ा उत्सर्जक है। तो कौन सा नंबर का है, तो थर्ड नंबर का है भाई। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस आफ्टर चाइना और USA। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट PV सोलर पार्क लोकेटेड इन इंडिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क PV सोलर पार्क भारत में कौन सा है। तो ये कौन सा है भाई, तो ये है भादला सोलर सोलर पार्क। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी, भडला जो सोलर पार्क है, लोकेशन कहाँ है इसकी, राजस्थान में है। और कैपेसिटी कितनी है, 2245 मेगावाट है कैपेसिटी। तो ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है ये कहाँ पे पड़ता है, ये ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या मिलता पता चलता है, तो ये कोई अगर कोई नया जो है ऐसा सोलर पार्क लार्जेस्ट कोई बना है किसी स्टेट में, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अगर कोई बना है, कोई डैम बना है, तो डैम्स को आपको पता होना चाहिए किस रिवर पे है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हु रोट दी बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी है भाई कपिल देव जी ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ लीजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो बताइए भाई क्या है इसका आंसर, तो ये है 1949 में।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज adopted on 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, केम इन टू फोर्स और लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, विच इज़ नाउ सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। Bhimrao Ambedkar was the chairman of the drafting committee of the constitution, and the constitution of India is the longest written constitution in the world। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ज़रूर याद रखें इनको, पॉलिटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 26, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि भारत के महाधिवक्ता को भारत के क्षेत्राधिकार में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार होगा। तो किस आर्टिकल में दे रखा है, तो आर्टिकल 76 सब क्लॉज 3 में। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 76 सब क्लॉज 3 ग्रांट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द इंडियन कोर्ट्स। Attorney General is the chief legal advisor to the government of India। बाकी he is appointed by the president under article 76 sub clause 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, इन अक्टूबर 2020 विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द आयुष्मान साकार स्कीम टू असिस्ट कोऑपरेटिव्स इन क्रिएटिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अक्टूबर 2020 में किस मंत्रालय ने सहकारी संस्थाओं को स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे के निर्माण में सहायता के लिए आयुष्मान सहकार जो है योजना शुरू की। तो किसने की भाई ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन्होंने ये जो है स्कीम लाए थे आयुष्मान सहकार योजना, ठीक है, लॉन्च बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत जो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा की गई। इसका एम क्या था, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव्स फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, अकॉर्डिंग टू द कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम AM इज़ द कोड फॉर विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार AM किस प्रकार की जो है जलवायु के लिए कोड है, तो ये है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के लिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द AM कोड रिप्रेजेंट्स ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट इन कोपेन सिस्टम फाउंड इन रीजन्स विद हाई रेनफॉल एंड डिस्टिंक्ट वेट ड्राई सीजन। जैसे कि एग्जांपल दे रखें, कोस्टल इंडिया, वेस्ट अफ्रीका और पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द चिलिका लेक इंडियाज़ लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक लोकेटेड। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है चिल्का लेक, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये फेज़ 12 के एग्ज़ाम में भी आया था भाई ये। तो ये है उड़ीसा में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक लगून इन इंडिया, located along the eastern coast near the Bay of Bengal और known for biodiversity and migratory birds के लिए जानी जाती है। ये रामसर साइट्स के लिए अंडर आती है, रामसर जो साइट्स है उसके अंडर आती है जो चिल्का लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, फ्लावरलेस प्लांट नेकेड सीड नीडल लाइक लीव्स एंड कोन्स एज प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो बिना फूल वाले पौधे, नग्न बीज, सुई जैसी पत्तियां और शंकु जैसे प्रजनन संरचनाएं किसकी विशेषताएं हैं। तो ये आपको बताना है। तो ये है जिम्नोस्पर्म की। ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो जिम्नोस्पर्म होता है ये आर नॉन फ्लोरिंग प्लांट विद एक्सपोज्ड सीड। दे आर रिप्रोड्यूस्ड यूजिंग कोन इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स। एग्जाम्पल है पाइन, फिर और साइकस। तो ये इनके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज आर मैंशनड। तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का स्वरूप उल्लिखित है। तो जो है शेड्यूल में दिया हुआ है ओथ एंड अफर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो ये दिया हुआ है थर्ड
शेड्यूल में? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द थर्ड शेड्यूल प्रोवाइड फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। oaths for constitutional post includes oaths for judges, ministers, MPs, CAG, ठीक है, and oath is administered by the president, governor or as applicable. नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, द त्रिम्बकेश्वर टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन नासिक महाराष्ट्र वॉज बिल्ट बाय। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था बालाजी बाजीराव के द्वारा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। त्रिम्बकेश्वर टेम्पल इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ लॉर्ड शिवा। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द पेशवा पीरियड बाय द बालाजी बाजीराव, लोकेटेड नियर द ओरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? गोदावरी निकलती है त्रिम्बकेश्वर से, नासिक से ही, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और ये जो गोदावरी है ये आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। जो इधर बहती हैं वो ईस्टर्न फ्लोइंग है और जो इधर बहती हैं वो वेस्टर्न फ्लोइंग है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ओरिजिन रिवर्स का जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड विनर दीपक मजूमदार इज एन एक्सपोनेंट ऑफ। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता दीपक मजूमदार किस नृत्य शैली के विद्वान हैं? तो कौन सी नृत्य शैली के विद्वान है भाई ये दीपक मजूमदार? तो ये भरतनाट्यम के जो है विद्वान हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दीपक मजूमदार इज़ अ रिनाउंड भरतनाट्यम डांसर एंड कोरियोग्राफर। भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु से इसका ओरिजिन है। ही रिसीव्ड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन क्लासिकल डांस। तो जो भरतनाट्यम है ये क्लासिकल डांस है, वैसे टोटल 9 क्लासिकल डांस है, ठीक है। तो 9 के 9 आपको पता होना चाहिए और उनका जो है ओरिजिन स्टेट पता होना चाहिए, स्टेट पता होना चाहिए, और 9 के 9 आपको जो है क्लासिकल डांस पता होना चाहिए। और क्लासिकल डांस जो है इसका स्टेटस कौन देता है? तो ये देती है संगीत नाटक अकादमी। और आपको पता होना चाहिए कि संगीत नाटक अकादमी कब बनी थी। तो अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करिए, देखिए सर्च करके, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि जिसे नहीं पता है वो भी एक बार देख लें। और 9 के 9 जो क्लासिकल डांस हैं उनको भी एक बार लिखिए। और जो स्टेट के फोक डांस होते हैं, जैसे कि असम में बिहू फेस्टिवल होता है, तो ऐसे ही आपको स्टेट के जो हर एक स्टेट के जो 2 से 3 इम्पोर्टेंट जो है डांस हों, फोक डांस, वो ज़रूर याद रखने हैं आपको। फोक डांस और ये जो क्लासिकल डांस है ये तो पता ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, कंपाउंड्स लाइक गिंगरोल जिंजरोल पैराडोल एंड टोगालोज टोगाओल्स, और ये है जिंजरोन, अलग ही है इनकी प्रोनाउंसिएशन। तो कंपाउंड्स लाइक जिंजरोल, पैराडोल और सोगाओल एंड जिंजरोल जैसे यौगिक किस में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं ये? तो ये मिलते हैं एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स फाउंड इन जिंजर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स फाउंड इन जिंजर, तो जिंजर में मिलते हैं ये जो ऑल कंपाउंड्स हैं लाइक जिंजरोल, पैराडोल और सोगाओल और जिंजरोन, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। जिंजर कंटेन्स, ये सारे जो हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। दीज कंपाउंड्स पॉजेज एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़। जिंजर इज़ वाइडली यूज्ड इन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर कुछ इम्पोर्टेंट ये ज़रूर याद रख लें, ये पॉइंट जो दिए हुए हैं इनको अपनी सीट जो A4 साइज सीट आपके पास है जिसे आप लेके बैठे हैं तो उसमें कुछ लिख लें भाई थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, एज ऑफ जुलाई 2023 हु इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जुलाई 2023 तक उत्तर प्रदेश की जो है राज्यपाल कौन है? तो ये कौन है भाई? तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अभी करंट में कौन है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो कौन है, ठीक है। तो ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। आनंदीबेन पटेल बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश इन जुलाई 2019। सी इज़ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड प्रीवियसली सी सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। तो अभी करंट में कौन है जो है उत्तर प्रदेश के गवर्नर, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, सर गारफील्ड सोबर्स
ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट। तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये है क्रिकेट से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी अवॉर्डेड बाय द आईसीसी टू द बेस्ट मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है भाई। इट इज़ नेम्ड आफ्टर वेस्ट इंडीज लीजेंड सर गारफील्ड सोबर्स। और इसके विनर रह चुके हैं विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ एंड बैन स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य क्षेत्र से अलग कर नया राज्य बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो किस आर्टिकल में है। तो ये है आर्टिकल 3 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 3 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड अल्टर बाउंड्रीज। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड होती है इसमें। एंड स्टेट्स लाइक तेलंगाना झारखंड वर क्रिएटेड अंडर दिस आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। एज ऑफ जुलाई 2023 हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो जुलाई 2023 तक निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर हैं। तो ये कौन थे भाई। तो राजीव कुमार थे। अब कौन है तो ज्ञानेश कुमार हैं। ठीक है। तो अभी रिसेंट में जो है उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। और आर्टिकल 324 से लेके और 329 तक जो है इसमें ही दे रखे हैं इलेक्शन कमीशन का जो है आर्टिकल्स हैं। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन किस पार्ट में आता है ये आप मुझे बताएंगे। पार्ट कौन सा है इसका इलेक्शन कमीशन का। ठीक है। क्योंकि पार्ट भी आपको याद होने चाहिए। कई बार पार्ट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। पास्ट में पूछा भी गया है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 39 है। एज पर द यूनियन बजट 2023-24 व्हाट इज़ द आउटले फॉर पीएम आवास योजना अर्बन प्लस रूरल। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण के लिए कुल आवंटन कितना है। तो ये है भाई 79,000 करोड़। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। वैसे ये काम का नहीं है अब क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपके बजट से आ सकता है बट ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे आप स्किप कर सकते हैं। बाकी 2024 और 25 का बजट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर इज़ द बक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये है वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए नेशनल पार्क्स की। तो टोटल 106 नेशनल पार्क हैं। 106 के 106 आपको रटे हुए होने चाहिए। बस आपको नेशनल पार्क और किस स्टेट में है ये पता होना चाहिए। और कुछ रामसर साइट हैं। रामसर साइट्स का भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रामसर साइट्स हो गई हैं और न्यूज़ में रहती हैं रामसर साइट्स और टाइगर रिजर्व। ये तीन चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। ड्रैकोनियन लॉ इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्स एज। तो ड्रैकोनियन कानून को सबसे उपयुक्त रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है। तो ये एक देखिए टू हार्स एंड सीवियर लॉ। तो ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये बहुत ही ज़्यादा टू हार्स एंड सीवियर लॉ है ड्रैकोनियन लॉ को जो है। द टर्म ड्रैकोनियन लॉ रेफर्स टू द एक्सट्रीमली हार्श लीगल प्रोविजंस। बहुत ही ज़्यादा हार्श लीगल प्रोविजंस हैं। ओरिजिनेट्स फ्रॉम ड्रैको एन एंशियंट एथेनियन लॉगिवर। सच लॉ ऑफन डिसरिगार्ड ह्यूमन राइट्स और प्रोपोर्शनल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन दी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी। तो ये स्टार्ट की गई थी भाई 1960 के दशक में। लेट 60s में स्टार्ट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो ग्रीन जो फूड ग्रेन्स थे उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्टिलाइजर्स को, इरिगेशंस को, पेस्टिसाइड्स को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने इनिशिएटिव लिया था तो उन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है। अगर बात करें वर्ल्ड की तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज़ द डिबट नॉवल ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पहली उपन्यास है।
तो ये है अरुंधति रॉय की। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑथर, बुक्स एंड ऑथर्स आपको पता होने चाहिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पब्लिश्ड इन 1997। Arundhati Roy won the Booker Prize for this novel in the same year, and the novel is set in Kerala and explore themes like caste, love, and politics. Next question है 44 as per census 2011 which Indian state had the lowest population density। तो जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये थी अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम। तो अरुणाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 17% पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011 सेंसस। इट इज़ अ हिली एंड स्पेयर्सली पॉपुलेटेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट था इंडिया का, और द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाज इन बिहार। 1006% थे भाई पर स्क्वायर किलोमीटर बिहार में 2011 के सेंसस के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये दिया था इशाक न्यूटन जी ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है, आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। इसाक न्यूटन फॉर्मुलेटेड ऑल थ्री लॉज ऑफ मोशन इन 17th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 46 इन विच इंडियन स्टेट इज़ उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स लोकेटेड। तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो ये उड़ीसा में स्थित हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उदयगिरी और खंडगिरी केव्स लोकेशन कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और ये बनवाई किसने थी। दीज केव्स पार्शली नेचुरल और पार्शली मैन मेड। और कब बनी थी, तो खारवेल किंग ने बनवाई थी 2nd सेंचुरी BCE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर यूनियन बजट 2023-24 व्हाट इज़ द एलोकेशन फॉर जल जीवन मिशन। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार जल जीवन मिशन में के लिए कितना आवंटन किया गया है। तो ये किया गया है भाई 60,000 करोड़। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बजट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, योजना पे कितना खर्चा हुआ है, योजनाओं को ध्यान में रखना है भाई। योजनाज, कोई योजना है नई, उस पर कितना खर्चा हुआ है। तो 2024-25 की जो भी योजनाएं हैं उसको ज़रूर ध्यान रखें, उस पर कितना खर्चा हुआ है, बजट में क्या एलोकेशन किया गया है, ये ज़रूर ध्यान रखें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2024-25 का जो बजट है उसमें अगर कोई खर्चा हुआ है किसी योजना पे तो। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 48 है, आर्टिकल याद आ रहा है भाई। ठीक है, पॉलिटी कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया है लक्ष्मीकांत। तो क्वेश्चन 48 है, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। ये क्वेश्चन हज़ारों बार देख लिया मैंने भाई, आंखों में अपनी में इतनी बार आ चुका है, इतने प्रैक्टिस करवा दिए सेट। ये क्वेश्चन भाई हर सेट में दिखता ही है। तो इसका जो आंसर है वो है विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस इज मेडिकली कॉल्ड नेक्टोलोप नेक्टोलोपिया। तो नेक्टोलोपिया बोलते हैं। इट इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए किस में पाया जाता है, कैरेट में, स्पिंच में, पालक में, स्वीट पोटैटो शकरकंदी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। इन 2022 इंडिया साइंड अ हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री कॉल्ड ECTA। 2022 में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौता ECTA पर हस्ताक्षर किए। किस देश के साथ किए थे भाई, तो ये किए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, ECTA की फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीमेंट, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द डेवलप्ड कंट्रीज इन ओवर अ डिकेड। ठीक है भाई, इट एम टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू $50 बिलियन इन 5 ईयर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और डियर लर्नर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें भाई आने वाली क्लासेस के लिए, और क्लासेस को कंप्लीट देखिए ये जो क्वेश्चन है ना और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवन आप SSC का एग्ज़ाम देंगे ना, CGL का, तब भी आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि स्टेटिक चेंज नहीं होता है। करंट का कुछ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टेटिक चीज़ें हैं वो रिपीट होती हैं। CGL में भी आती हैं, MTS में भी, CHSL में भी, GD में भी। PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं भाई SSC के एग्ज़ाम के लिए। इवन कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो इम्पोर्टेंट है। तो भाई आप अपना सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। ये जो एफ़र्ट हो रहे हैं ना भाई, आप लोगों के लिए हो रहे हैं।
ठीक है, अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, लेकिन ठीक है, हम बिल्कुल कंटेंट देरी से आ सकता है, लेकिन भाई अच्छा आएगा बिल्कुल। मैं सही चीज़ें दूंगा, गलत चीज़ें बिल्कुल नहीं दूंगा, और जो नहीं आता है उसके लिए मना कर दूंगा। ठीक है, अपने एंड से सर्च कर लेंगे भाई, हम भी, मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, और कोई हम स्कॉलर वो थोड़ी ना है, हम भी स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, हम भी सीख रहा हूँ, मैं आपसे सीखता हूँ, आप मुझसे सीखते हैं। तो सारी चीज़ें ऐसे कोऑपरेशन से चलती हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि सही चीज़ें दो, और चाहे लेट हो जाएं, पर चीज़ें हमें सही देनी है। ठीक है, ह्यूमन एरर है, कोई गलती भी हो जाती है कई बार। ठीक है, हो सकती है, बट यहाँ पे सारी चीज़ें सही लिखी हुई हैं। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से देता हूँ, जो भी चीज़ें देते हैं आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। और PYQ की तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, PYQ पिछले 5 साल के कवर करा दूंगा मैं, एक भी PYQ नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर्स को देख डालें भाई। अगर आप CGL का एग्ज़ाम देंगे, इवन RRB का अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके 4-5 लेक्चर तो आ चुके हैं। और भी क्योंकि अभी बच्चों का एग्ज़ाम था ये सिलेक्शन पोस्ट 13 का, तो इसलिए चलो मैंने सोचा चलो दे देते हैं PYQ, कई बार नहीं मिलते हैं भाई। ठीक है, तो ये ज़रूर प्रैक्टिस करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी ज़रूर देखने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 50, लास्ट क्वेश्चन है। हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन 1928? तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था, तब भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन केम टू इंडिया 1928 टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, का रिव्यू करने के लिए। लॉर्ड इरविन इरविन वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, और द कमीशन वॉज बायकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज इट हैड द नो इंडियन मेंबर्स। इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इंडिया में इसका जो है बायकॉट किया गया था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ये लर्नर्स हमारे यहाँ पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है 2000 जो SSC फेज़ 12 का एग्ज़ाम था उसमें आए थे, वो कर लिए हैं हमने। इसके बाद कल नेक्स्ट क्लास आएगी। ठीक है, या आज शाम को आ जाएगी। शाम को तो क्या, ये तो शाम को ही चलेगी भाई, शाम ही हो रही है। तो कल एक और क्लास आ जाएगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई सजेशन है प्लेलिस्ट में बनाऊं या ना बनाऊं, ये आप मुझे वही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लेलिस्ट का क्या है, या आप यहीं से देख लोगे, या प्लेलिस्ट बनानी है। पहले वाले लेक्चर का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप देख ले। PDF भी आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। और अगर कोई सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और क्लास अगर पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भाई, तो यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।